हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे जा रहे हैं। जो इन्होंने हददर्मी की है और अदालतों के फैसले नहीं मान रहे, जो आइन और कानून से अपने आप को बालातर समझ रहे हैं, तो उनको जो है कानून के कटहरे में लाना है। हम कोशिश करते हैं जमहूरियत पटरी पे रहे। कोई है जो कोशिश कर रहे हैं कि हम पार्लियामान से बाहर आएं, कोई है जो कोशिश कर रहे हैं कि हम मजीद ना रहें। अच्छा, इसमें उस्ताद साहब एक बंदा था जॉर्ज वाशिंगटन उसका नाम था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? जॉर्ज वाशिंगटन आपने सुना होगा, अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट था और इसने वाइट हाउस भी उसकी तामीर भी शुरू की थी और अमेरिका के अंदर सब कुछ ये था और इसी के नाम पे वाशिंगटन शहर भी है। जॉर्ज वाशिंगटन के दौर में वहाँ पे जो स्याह फाम थे उनके पास कोई राइट नहीं था। इवन वो बस के अंदर सवार नहीं हो सकते थे, किसी वाइट मैन के साथ हाथ नहीं मिला सकते थे। जिस सड़क से सफ़ेद रंग वाला बंदा गुज़र सकता था वहाँ पे ये स्याह फाम गुज़र नहीं सकते थे। तो आप ये समझें कि कोई इंसानी हक़ इनको हासिल नहीं था। तो एक बार जॉर्ज वाशिंगटन अपने घोड़े पे जा रहा था, क्योंकि वो घोड़ों का ज़माना था, उस वक्त गाड़ियाँ ईजाद ही नहीं हुई थी। तो सामने से एक ब्लैक मैन यानी कि स्याह फाम आदमी गुज़रा और उसने गुज़रते हुए जब देखा जॉर्ज वाशिंगटन को तो उसने ऐसे करके सलाम कर दिया। अब जॉर्ज वाशिंगटन जो था अपने घोड़े से नीचे उतरा, घोड़े से उतर के उसने अपना हैट उतारा, हैट उतार के उसके सामने झुक के उसके सलाम का जवाब दिया। अब ये अनयूजुअल था क्योंकि उसकी वजह यह थी कि कोई भी वाइट मैन जो था वो किसी स्याह फाम को इतनी इज्जत देता ही नहीं था। अमेरिका के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं था। तो उसका जो स्टाफ था उसने कहा, सर ये आपने क्या किया, हमारी बेइज्जती करवा दी और आपने नाक कटवा दिया हमारा पूरी स्याह फाम कम्युनिटी के सामने। तो जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा कि मैंने क्या किया? उसने कहा, जी आप एक काले के लिए घोड़े से नीचे उतरे, अपना हैट उतारा, जो एक्सट्रीम ऑनर की बात होती है, और साथ झुक के आपने उसको सलाम किया। तो जॉर्ज वाशिंगटन के जो अल्फाज हैं ना, मेरा ख्याल है वो गवर्नमेंट के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों के लिए बहुत सुनहरी हरूफ में लिखने वाले हैं और इनको इसे ज़िंदगी में अगर दोबारा मौका मिले तो इसको कॉपी करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा कि जब मैंने स्याह फाम को देखा कि उसने मुझे सलाम किया है तो मेरे पास एक बड़ा सुनहरी मौका आ गया कि मैं उसकी इज़्ज़त करके अपनी इज़्ज़त में इजाफ़ा कर सकता हूँ। मैं एक स्टोरी बना सकता हूँ कि मेरे बाद भी लोग इसका हवाला दें और ये कहें कि जॉर्ज वाशिंगटन कितना अजीम आदमी था कि उसने एक ब्लैक को भी इतनी इज़्ज़त दी। अब बज़ाहिर ये छोटी सी कहानी है लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें पोशीदा हैं। एक तो गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा मौका था कि ये अपनी इज़्ज़त में इजाफ़ा कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आर्डर था, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर को फॉलो करते, इमरान खान साहब को शिफा हस्पताल लेके जाते। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है 16 सितंबर तक इन्हें वहाँ रखना चाहिए, इन्हें वहाँ रखती और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाके उनसे दरख्वास्त करती नज़रसानी दरख्वास्त में कि जनाब मेहरबानी करें, ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा अगर हमने इनको पिम्स हस्पताल शिफ्ट ना किया तो उसके बाद हर कैदी ये कहेगा कि मुझे जनाब प्राइवेट हस्पताल में रखा जाए। बल्कि बहुत सारे ऐसे कैदी भी हैं जिनके अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो तो आपके पास आ जाएंगे और कहेंगे जी हमें हमारे हॉस्पिटल में ठहराया जाए। तो कितनी एक दरख्वास्त आप इंटरटेन करेंगे और उसके बाद ये एक क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर पैदा हो जाएगा। तो मेहरबानी करके आप हमें इजाज़त दें कि हम इन्हें यहाँ से पिम्स शिफ्ट कर दें। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह दरख्वास्त मान लेनी थी। इससे क्या होना था, इससे एक तो गवर्नमेंट की इज़्ज़त में इजाफा होना था कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर को ऑनर किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो उनके डिफरेंसेस है वो ख़त्म हो जाने थे, इनके आपस में मुज़ाकरात हो जाने थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गवर्नमेंट के साथ चल के मुल्क के लिए बहुत काम कर लेना था। लेकिन ये जो इज़्ज़त का एक मुकाम था गवर्नमेंट हासिल कर उसे गवर्नमेंट ने लूज़ कर दिया। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी बड़ा सुनहरी मौका था कि ये भी दो काम कर सकती थी। एक तो अगर फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट उन्हें पिम्स लेके जाना चाहती तो आप एक्सेप्ट कर लें, जाने दें, क्या फ़र्क पड़ता है। गवर्नमेंट उन्हें वहाँ से वापस ले गई डाला जेल, आप उनको जाने दें और आप सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाए, बजाय इसके कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आप उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दें जो आपने अदालत के दरमियान खड़े होकर किया, या वो वादा आप तोड़ दें जो आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 मोअज़्ज़ज़ जजों के सामने किया कि जनाब हम इसकी सियासत, इसकी सेहत को यानी इमरान खान साहब की सेहत को सियासत का रुख नहीं देंगे या उसकी नज़र नहीं होने देंगे। तो आपने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने भी उतना ही मौका ज़ाया किया जितना गवर्नमेंट ने मौका ज़ाया कर दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट दोनों जो हैं मुख्तलिफ रुख पे चले गए हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा ये मौका मिल सकता है, या
अगर मिलेगा भी तो बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा। दोनों ने अपना अपना कैश ड्रॉप कर दिया है, दोनों अपना अपना मैच हार गए हैं, जिससे अब आने वाले दिनों में सियासी पोलराइजेशन के अंदर इजाफा होगा। और साथ साथ इमरान खान साहब का जो उनकी हमशीरा हैं डॉक्टर उज़मा, उन्होंने ख़ुद ही इमरान खान साहब के लिए मसाइल का एक मेरा दरवाज़ा खोल दिया है। ये कह के कि इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर फिट हैं, उनका जो ब्लड प्रेशर है 120 से 180 है, आँख के अंदर जो उनका मसला था वो ख़त्म हो गया हुआ है और बिल्कुल मामूली से रह गया और वो ठीक हो जाएगा। इंजेक्शन उन्होंने कहा जी हमारे सामने लगा है, वो ठीक है और फिट हैं, कंप्लीट फिट है। तो अगर वो इमरान खान साहब कंप्लीट फिट हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों गए थे? और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपने दरख्वास्त की थी कि शिफा अस्पताल रखा जाए। अब भी आप कह रहे हैं कि शिफा अस्पताल लेके जाएँ इनको। तो जब वो एक बंदा सेहतमंद है और ख़ुद आप कह रहे हो और आप खुद मेडिकल डॉक्टर हैं और उसके साथ साथ आप उस मेडिकल बोर्ड का हिस्सा भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है, तो उसके बाद अब क्या आपके पास ऑप्शन बचा है कि आप उनके लिए प्ली करेंगे जी देखें जी इनको शिफा अस्पताल ठहराया जाए? तो अब तो आपने केस लूज कर दिया। सब आप जितनी बातें की हैं, एक बड़ा इम्पोर्टेंट था वो आप मिस कर गए। वो ये था कि 2 दिन से जिन मुर्शदियों को मैं पर्सनली जानता हूँ वो बहुत खुश थे। अच्छा, बहुत खुश थे वो यहाँ तक कि एक मुर्शदी जिसका नाम मैं नहीं ले सकता, उसका हमारे प्रोफेशन से भी ताल्लुक़ नहीं है, ठीक, और अमीर आदमी भी नहीं है, ठीक, उसने 74 किलो मिठाई उधार लेके तकसीम कर दी, ठीक है, और पैसे भी नहीं उसके पास, उधार लेके ना, पैसे नहीं है, उन्हें कहा देखी जाएगी। अच्छा, ये 2 दिन तो ऐसे थे कि जिसमें हर मुर्शदी आते जाते मुझे मैसेज कर रहा था, मुझसे फ़ोन पे बात कर रहा था, तो मैं ज़िंदगी की एक लहर उनमें महसूस कर रहा था कि एक ज़िंदगी की लहर आ गई है। उसका चेहरा खिल रहा था, उसकी बातें खिल रही थी, गुलाब जामुन बन गया था, वो गुलाब जामुन कह लिया, वो इस तरह बन गया हुआ था। लेकिन आज सुबह से लेट आवर्स से, रात को लेट, आज सुबह से वही चेहरे, वो बेचारे जो मुर्शदी थे जो खुश हो रहे थे, वो फिर मुरझा गया। मैं वही कहता हूँ कि आप जब कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट ने इमरान खान या उसकी फैमिली, इज्जत में इजाफा हो सकता था गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ये कर सकती थी कि ये भी तो पाकिस्तानी है ना, मुर्शिदी भी तो पाकिस्तानी है ना, इमरान इन्होंने भी बेइज्जती करवा ली। आप उनको 2, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 16 सितंबर कितने दिन बनते हैं ये डेट से? आप 1 हफ्ता रख लें, 2 दिन रख लें, 3 दिन रख लें, कौन सी क़यामत आ जाए? मेरी बात सुने, उस अरसे में उन लोगों ने खुश रहना था ना। आप ही की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खुश रहता। सर, इमरान खान के साथ जो रात कुछ हुआ है ना, उसकी 2 जिम्मेदार हैं उसके, गवर्नमेंट तो है ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके अलावा उनके जो चाहने वाले जिनको आप मुर्शदी कह रहे हैं ना, वो जिम्मेदार हैं। उन्होंने जाकर अस्पताल का घेराव कर लिया था और वहाँ पे वो सड़क के ऊपर फूल गिरा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। खुदा का वास्ता एक बंदे को मौका मिला है कि वो अस्पताल आ सकता है, उसको अस्पताल तो आ लेने देना। आपने गवर्नमेंट को मौका दे दिया कि जिन्होंने घेराव कर लिया था अस्पताल का। अब डॉक्टर उज़मा जो उनकी बहन है, अब उनका स्टेटमेंट, अभी आप कह रहे थे, अब उनका स्टेटमेंट है मुकम्मल तौर पे फिट है। एक होता है कि कोई मसाइल ज़्यादा ख़राब नहीं है, तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं है, ये एक और जुमला हो गया। और जब आप पूरे यकीन वसूख के साथ कहते हैं कि मुकम्मल फिट है, और आपको कहने की ज़रूरत क्या है? ये आप ये क्या कन्वे कर रहे हो कि यार जड़ा असी रौला पाया असी हॉस्पिटल लैके जाओ, और मतलब रौला गलत है, गलत है सर, वो बेसलेस था। अब वो ये उस मेडिकल बोर्ड का हिस्सा है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया। उन्होंने कहा डॉक्टर उज़मा होंगे, डॉक्टर फैसल होंगे। अच्छा, डॉक्टर फैसल और नूरीन साहिबा ये दोनों बहुत समझदार निकले। मैंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है ना, डॉक्टर फैसल जो है ना, बड़ी लिमिटेड गुफ्तगू की उसने कि जी मुझे जेल से लेके आए, मुझे ये शिफा अस्पताल में बैठा रहा 4.5 घंटे, उसके बाद इन्होंने कहा चलें, मैं वापस अडयाला जेल आ गया तो मैंने देखा कि डॉक्टर उज़मा आई हूँ। यानी कितना समझदार आदमी, उसने कोई यानी गुफ्तगू नहीं की। और नूरीन न्याजी साहिबा चुप करके बैठी रही। एक जगह पर उन्होंने कहा हमने तो सामान भी बांध लिया था पूरे महीने का सिर्फ। अच्छा, डॉक्टर उज़मा जो समझदार खातून है, उन्होंने खुद ही कह दिया कि हमारा भाई तो फिट है, हमारा भाई फिट है। अब ये कहने का मतलब ये है कि अब ये बताएं कि पीटीआई में, जिसको मैं मुर्शिदी ग्रुप कहता हूँ, कितनी मस्जिदें बन गई हैं, कितने गिरजे बन गए हैं, कितने गुरुद्वारे बन गए हैं। हमारी शक्ल इस तरफ होती है, कोई बोल रहा होता है, हम कहते हैं कि ये एक अलग दरवाज़ा है, अलग दरवाज़ा। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो हमें वो दूसरा दरवाज़ा लगता है, तीसरी तरफ देखते हैं तीसरा दरवाज़ा लगता है। अब इतने दरवाजे, जितने लोग उतने ग्रुप। अब देखें, लाहौर शहर के दरवाजे मशहूर हैं ना, लाहौरी दरवाजा, मोची दरवाजा, 12 दरवाजे मशहूर हैं। 12 दरवाजे लाहौर। ये इमरान खान भी 12 दरवाजे वाला एक सियासतदान बन गया, इसके भी 12 दरवाजे हैं।
वो कहीं एक बहन है, कहीं दूसरी बहन है, कहीं एक वकील है, कहीं सेक्रेटरी जनरल है, कहीं। अच्छा, मजे की बात यह है कि डॉक्टर उज़मा ने ये कहा कि खान साहब ने ये कहा, जो डॉक्टर वहाँ पे आई स्पेशलिस्ट था या डॉक्टर चेक कर रहा था, उन्होंने कहा ये बड़ा ज़बरदस्त आदमी है। अच्छा, उन्हीं डॉक्टरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए हुए हैं आपके, वो डॉक्टर ठीक इलाज नहीं कर रहे। आप क्या समझते हो कि जब कोई इस तरह की गुफ्तगू हो रही हो तो आपको शक नहीं पड़ना शुरू होता कि यार ये 4 घंटे पहले कुछ और बात कह रहे थे, 4 ही घंटे बाद उन्हीं लोगों के बारे में ये कोई और बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ उन्होंने कहा जी कि मुझे मुर्सी बनाना चाहते हैं, मोहम्मद मुर्सी जो मिस्र का है नहीं यार, कमाल है। यानी एक चीज़ जो है ना, एक चंद्री गल, पंजाबी में कहते हैं चंद्री गल, कि बुरी बात जब आप करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहते हैं, वो बुरी बात होना शुरू हो जाए। ये पूरी पार्टी जो है ना बार बार कहती है कि इमरान खान को मारना चाहते हैं, इनकी बहनें कह रही है कि इमरान खान को मारना चाहते हैं, इनके लीडर कहते हैं इमरान खान को मारना चाहते हैं, इमरान खान खुद कहते हैं कि मुझे मोहम्मद मुर्सी की तरह मारना है। यार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप बहुत खुद दावत दे रहे हैं भाई, खुदा खौफी का यार। देखें, अभी कुछ दिन पहले बातों में हमने बात की थी कि एक कोई मुर्शदी यूट्यूबर, उसने कह दिया कि मुझे 3 लोगों ने कहा है कि वो फौत हो गया। अब उनसे पूछा जाए, पूछ से मिल के आई है, किससे मिल के? अब उनसे पूछा जाए कि जो बहनें जिस बंदे को मिल रही हैं, क्या वो इमरान खान का रेप्लिका है या डुप्लीकेट है, या फिर जो रात को इमरान खान को हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर उज़मा उसकी एक बहन थी साथ, तो क्या जिसको हॉस्पिटल लेके गए वो कोई रेप्लिका था या डुप्लीकेट? और वो सेहतमंद भी है, वो सेहतमंद भी है और ठीक ठाक है। अब देखे ना, ये जो चीज है, अब ये सारे लोग मिल के ना इमरान खान का जनाजा निकाल। नहीं, मैं बताऊं, मैं माफी चाहता हूं, इसमें ये भला क्या है, इमरान खान पाकिस्तान में वाहिद एक गोल्ड माइन है, सोने की कान है, जो अडयाला जेल में पड़ी हुई है। और उस सोने की कान और गोल्ड माइन से फायदा कौन उठा रहा है? उसके अपने उठा रहे हैं, अपने उसको बेच के। अब ये है कि इमरान खान के जो चाहने वाले हैं, जो इश्क में इमरान में मुब्तला हैं, उनको पता है इमरान की एक आवाज़ आए ना, वो अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हो जाते हैं। ये इनको पता है, इमरान खान की फैमिली को पता है, इमरान खान की लीडरशिप को पता है, इमरान खान के वकीलों को पता है। उनने क्या फिर अपना, अच्छा, उनमें से एक वकील हैं जो अब तक तकरीबन 30 करोड़ के करीब फीस ले चुके हैं इनसे। अच्छा, वो इनके दोस्त भी हैं। अच्छा, फीसें भी खड़काई जा रहे हैं। उन्होंने बनी गाला के अंदर एक घर भी बना लिया है वहाँ पे आके, और वो लीडर भी एक बात है। अच्छा, एक बंदा सलमान अकरम राजा है वैसे, फीस बिल्ला काम कर रहा है। नहीं, मैं बोलूंगा। अच्छा, हाँ, वो फीस बिल्ला काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस का बेड़ा गर्क कर ली, और थोड़े से सिनिकल भी हो गया। ये प्रैक्टिस का बेड़ा गर्क किसी हद तक मैं मानता हूँ, लेकिन मैं सलमान अकरम राजा को दूसरे एंगल से लेके आऊंगा। जब पनामा पेपर आए थे, नवाज शरीफ पे करप्शन का इल्जाम था कि बैरून मुल्क इसके बच्चों की जायदाद है, कहाँ से आई? तो पनामा पेपर में जो नवाज शरीफ वकील था, सलमान अकरम राजा पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ का वकील था। यही सलमान अकरम राजा प्राइम मिनिस्टर के ये वकील बने हैं, उसका हमेशा इक़्तिदार भी गया है और लंबी जेल हुई है उसको। अच्छा, दूसरी बात, रिकॉर्ड है, सलमान अकरम राजा अलीमा खान के भी वकील बने। जब अलीमा खान की दुबई की प्रॉपर्टी बाहर निकली, पता लगा दुबई लीक्स आए, तो अलीमा खान की प्रॉपर्टी ट्रम्प के वकील बने ये। नहीं, अब वो लंबी सजा उसको। एक बात है, बाद में ट्रम्प नहीं बनाएगा इसको। अच्छा, ट्रैक रिकॉर्ड इसका ये है कि अब सलमान अकरम राजा इमरान खान का वकील है। बताएं, इनसे पूछा जाए सलमान अकरम राजा से, एक शो में मैंने वैसे ही गुजारिश की, ये कैमरे की तरफ देखते हुए, मैं कहा सलमान अकरम राजा साहब, आप वॉलंटरीली ये केसेस लड़ते हैं? ये नहीं, फीस नहीं ले रहे, तो वॉलंटरीली, इससे बेहतर है फीस दे दें इनको। नहीं, वॉलंटरीली अगर लड़ते हैं तो क्या ये नवाज शरीफ को भी बेकसूर समझते थे और इमरान खान को भी बेकसूर समझते? तो प्रॉपर पैसे लेते रहे हैं वो। बल्कि एक मिनिस्टर साहब ये बताते हैं कि जो मियां नवाज शरीफ साहब की टीम थी, उसमें एक वकील साहब ने एक मरतबा 14 करोड़ रुपए वसूल किया था। बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ओपन कहा जी कि मेरे पास पैसे मुक गए वकीलों को। नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब भी क्या मान से, खुदा की कसम, अगर मियां नवाज शरीफ कहता है पैसे मुक गए, नहीं तो मैं चलिए ऐसी कह रहे हैं तो हम उसकी बात चलिए, मेरे को तो रक्षा का किराया भी नहीं कहा। मैं तो ये कहूंगा अगर मियां नवाज शरीफ के पास पैसे मुक गए, ये है कि पैसे ज्यादा खर्च हो गए। स्टार साहब आप वकील होते हैं ना, तो क्या वारे न्यारे होते हैं? नहीं, इस वक्त जो वकील है ना, अच्छा, ये आपको मैं बता हमारी जो दूं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका अलमिया देखें आप। वैसे स्टार साहब, अलमिया ये है कि इनके पास फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होता, इन्हें हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर कहीं ना कहीं से मांग के लाना पड़ता है, और वकील बेइंतहा होते हैं इनकी पार्टियों। वकीलों का एक और बता दूं, कितने वकील पीपल्स पार्टी के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, पाकिस्तान मुस्लिम तहरीक इंसाफ मुर्शदी जो है ना, वो सारे साहब का रिकॉर्ड तोड़ गई।
इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास वकील देखें कितने। नहीं, मौलाना फजलुर रहमान, मैं तो उसके मामले में कहूँगा कि फजलुर रहमान साहब को किसी और मामले में वकील की ज़रूरत पड़ गई। 2018 से पहले मौलाना फजलुर रहमान, जिसको मैं भी और आप भी, हम दोनों यूनिवर्सिटी का डीन मानते हैं सियासत की, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान, पूरी यूनिवर्सिटी, ठीक है। यही एक डीन की मैं बात करता हूँ, आसिफ अली जरदारी और ये मौलाना फजलुर रहमान। फजलुर रहमान साहब के बारे में मैं कह रहा हूँ 2018 के थोड़े से इधर उधर हो गए, क्योंकि 2018 में भी इनको शिकस्त हुई, 2024 के इलेक्शन में भी शिकस्त हुई, और शिकस्त देने वाला कौन था डेरा इस्माइल खान से? वो अली अमीन गंडापुर था, जो पीटीआई, और अभी ये बलूचिस्तान से इलेक्ट होके आए हुए। वही मैं कह रहा हूँ कि वहाँ अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट होता है, वहाँ से उड़ गए, होम डिस्ट्रिक्ट से हराया किसने? दोनों मरतबा, और लेकिन अली अमीन गंडापुर कौमी सतह के लीडर हैं, याद रखें, बल्कि बैनुल कौमी सतह, बैनुल कौमी सतह के हैं, बैनुल कौमी सतह। अगर थोड़ी सी वैसे ये अगर राजी ना हो ना, तो इनके पास गवर्नमेंट फिर बाहर एक रिक्वेस्ट करती किसी जगह पे, और वहाँ से टेलीफोन आ जाता था, फिर मौलाना मान जाते हो बाहर से, हाँ बाहर से, बैरून मुल्क से, बैरून मुल्क से फोन आता है उनको, फोन आ जाता। अभी भी आया कि नहीं आया? अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। जब आएगा मान जाए, मान जाएंगे, 100% मान जाए। अच्छा, ये बैरून मुल्क फिर अगले महीने आपसे पूछूं मुल्क नहीं बताना नहीं, मैं अगले महीने की बात कर रहा हूं, मैं अगले महीने की बात कर रहा हूं, इस महीने नहीं, अगले महीने। अच्छा, मौलाना के दो कमाल है ना, एक तो उनकी स्माइल बड़ी जबरदस्त, यकीन करें कि जो मौलाना की स्माइल है, पूरी जो यहाँ पे पॉलिटिकल लॉट है, किसी को अल्लाह ताला ने वो स्माइल नहीं दी जो मौलाना को दी। एक नंबर 2, मौलाना जो है ना एक सियासत के जादूगर है कि वो इकट्ठे, जैसे अब महमूद खान अचकज़ई साहब को बुला लिए, वो आज जो ना खाना खुना खा रहे हैं, सब लोग मिल मिला के मामला सेटल कर रहे हैं, एक ग्रैंड अपोजिशन बना रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निकाल दिया उन्होंने। अब उन्होंने कहा जी बिलावल भुट्टो साहब को हम नहीं बुलवाएंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट का हिस्सा है। अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है, एक लिहाज से ठीक है, पीपल्स पार्टी चल के आएगी ना फिर इनके पास से। अच्छा, ये भी फिर इनको पता होगा, ये पता है, इनको पता होगा, मौलाना को पता होगा, या किसी ने उन्हीं में से बता दिया होगा कि आप ना बुलाना, हम खुद ही। मौलाना समझदार आदमी है, उन्होंने इनको एट द कहते हैं ना आर्म्स लेंथ रखा हुआ है, इनको पता है कि पीपल्स पार्टी नंगे पांव चल के आएगी मेरे पास। नहीं, वो तो एक लिहाज से मैं फिर वही कहूँगा कि मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी, क्या आपको यकीन है कि ये एक ही सफ़े पर हैं, एक ही पेज पर हैं? किसी वक्त भी हो सकते हैं, इस वक्त नहीं है। हम देखें ना, वो बिलावल भुट्टो एक ऐसा स्टाइल में आ रहा है सामने, ऐसे लग रहा है कि घर घर की बात है। और जो अब्बा जी हैं आसिफ अली जरदारी, उनका वो जेस्चर नहीं सर, वो डिफरेंस होता है ना जी, हर घर के अंदर होता है, आपको भी अपने बेटे से होगा, मुझे भी अपने बेटे से। जो सामने आपको मुझे नजर आए, ये डिफरेंस वो औलादों, हमारे घरों में होता है, सर औलादों के बाहर नजर नहीं आता सर। जब बाहर नजर आना शुरू हो जाए, हम और आपको नजर आना शुरू हो जाए, लोगों को नजर आना शुरू हो जाए। जरदारी साहब और मियां शवाशी साहब की मुलाकात हुई तो उन्होंने फैसला किया कि हारमनी होनी चाहिए, लेकिन बिलावल भुट्टो उस मीटिंग में नहीं शामिल थे। बाद में उन्होंने जाके अपोजिशन से मुलाकात कर ली, मुलाकात करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, उन्होंने कहा कि जनाब गवर्नमेंट को बिल पास नहीं होगा। फिर एक ही दिन के अंदर हो गया, सेनेट से भी हो गया, कौमी असम्बली से भी हो गया। नहीं, ये क्या, तो ये चीज़ जो है ना जी, ये एक बात है, हमें मान नहीं लेना चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट, सियासी बयान ये कहते रहते हैं, हो सकता है सियासतदान जब भी हो ना, कोई बात करें कि यार आपने तो परसों बुध वाले दिन या मंगल वाले दिन या पिछले हफ्ते ये बात की थी, तो क्या कहता है ये सियासी बयान था। आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी है ना जी, सियासत कहते हैं, कुछ भी पॉसिबल हो। आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी से कहते हैं कि अपने बयान से मुकर जाए और फिर कहेंगे सियासी बयान था। अच्छा साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन एक बहुत ही ट्रेजिक स्टोरी है, कराची से रिलेटेड है, और अहले कराची जो हैं वो इस कहानी से वाकिफ़ भी हैं, और बड़ा दिल दुखता है कि क्या कराची के साथ हो रहा है। बेसिकली कुछ 10 पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त सोमालिया में जो कज़ाक हैं उनके कब्ज़े में हैं, और उनकी फ़ैमिली 5 महीने से अपने प्यारों का रास्ता देख रही है, और कज़ाक जो उनकी तस्वीरें रिलीज़ कर देते हैं, $3 मिलियन मांग रहे हैं वो। ना हुकूमत पाकिस्तान रेडी है, ना कुछ और बंदोबस्त हो रहा है, और ना सोमालियन गवर्नमेंट जो है वो एफर्ट कर रही है सारे मामले के अंदर, और जिसका जहाज़ है वो ही मुकर गया हुआ है। तो ये एक मल्टी शेड स्टोरी है कि एक तो सोमालिया के अंदर ही ऐसा क्यों होता है, फिर ये जो जहाज़ होते हैं दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा ट्रेड रूट्स के ऊपर चलने वाले जहाज़ हैं, इनके मालकान कौन होते हैं, और दूसरा ये कि बड़े बड़े मुल्क जो होते हैं उनके अपने जहाज़ क्यों नहीं होते, और हर मुल्क के ऊपर किसी न किसी मुल्क का, छोटे मुल्क का फ्लैग क्यों लगा होता है, और क्या पाकिस्तानी जो है हर मरतबा वहाँ से इसी तरह अगवा होते रहेंगे और उनको पैसे दे के छुड़वाना पड़ेगा। ये एक बड़ी ट्रेजिक स्टोरी है जो आने वाले वक्फे के बाद, इस वक्फे के बाद हम आपके सामने रखेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद बता दें।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। एक बड़ी ट्रेजिक स्टोरी है, कराची से रिलेटेड है। कराची के लोग हैं और 10 पाकिस्तानी हैं इस वक्त सोमालिया के अंदर गिरफ़्तार हैं। 21 अप्रैल को ये जहाज़ मोगोडोशो जा रहा था जो सोमालिया का कैपिटल है, और सोमालियन कज़ाक ने ही इसको पकड़ लिया और इसके अंदर तेल लदा हुआ है। यूएई से जा रहा था ये, और इसका मालिक कौन है किसी को कुछ पता नहीं है। और अब 5 महीने से पाकिस्तानी उनकी हिरासत में है, उनकी पिटाई भी की जाती है, उनको खाना भी नहीं दिया जाता, और उनकी वीडियो बना के उसकी फैमिली को भेजी जाती है। कोई वाली वारस नहीं है 10 पाकिस्तानियों का। इसमें इंडोनेशियन भी हैं और इंडियन भी हैं। ये 17 लोग हैं लेकिन 10 पाकिस्तानी हैं। अब ये जो स्टोरी है ना, है बड़ी ट्रेजिक वैसे स्टार साहब। इन बेचारों का कौन वाली वारस है, कौन छुड़ाएगा वैसे इनको? आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे या हुकूमती सतह पर या कोई फॉरेन ऑफिस या कोई ऐसा इदारा जो इस काम के लिए बना हो, वो उसको अप्रोच करें और फिर वो उसको छोड़ने पे आए? हुकूमत का अपना मसला बना हुआ, और ये आज का मसला नहीं बना हुआ। कितने अरसे से जब भी हम हुकूमत की तरफ देखते हैं, हुकूमत के अपने ज़ाती मसाइल वो बने होते हैं जिसमें उनकी अपनी सर्वाइवल किट होती है, जिसमें वो फंसे होते हैं। अब वो सर्वाइवल किट में अपने फंसे हुए हैं एज यूजुअल, पहले भी फंसते रहे हैं। वो कैसे छुड़वाएंगे उनको सर? आप अपने वो कैसे इनको छुड़वाएंगे? अब एक तो ये जो बहरी जहाज है ना, ये कार्गो शिप्स जो हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है सर। अब उसकी वजह यह है कि देखें, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स होती हैं वो होती है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के पास टोटल शिप्स कितने हैं वैसे, आपका क्या ख्याल है? तुक्का मारूं? हाँ, तुक्का मारें। क्यों तुक्का मारूं? 188। और चाइना जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है, उसके पास कितने जहाज़ है? 115। पाकिस्तान के पास कितने जहाज़ है? 12 से लेकर 14। अच्छा, उसके मुकाबले में जो छोटे छोटे मुल्क है, मसलन मंगोलिया एक मुल्क है जिसके साथ कोई समंदर नहीं है, उसके पास 368 हैं और 3000 शिपिंग कंपनीज वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं सारे। अच्छा, पनामा जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा कंपनीज जो है ना वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। पनामा के अंदर जो है ना 8540 शिपिंग कंपनीज वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा लाइबेरिया, आपने लाइबेरिया के झंडे वाले आपने देखे होंगे जहाँ 5740 वहाँ पे वो है, रजिस्टर्ड है। मार्शल आइलैंड जो छोटा से आइलैंड्स का ना वो सारा सा है, उसके अंदर नज़र ही नहीं आता वो। 6200 कंपनीज वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, 6200 शिप्स हैं वहाँ पर उनके। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो सोमालिया के अंदर जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं ना, इसके ऊपर पलाव जो मुल्क है उसका झंडा लगा हो। पलाव जो है ना 18,000 आबादी का छोटा सा मुल्क है। छोटा सा, मैं बीच में रहूं, ब्रेक दूंगा आपको। मुशाहिद हुसैन सैयद वाइल एड्रेसिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, पुरानी बात है, तो मुशाहिद हुसैन सैयद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया पर्सन को भला क्या कहता है? क्या कहता है? मुझे आज पता चला है कि एक पुलाव नाम का भी मुल्क है। सर देखिए ना, ये 117 किलोमीटर का मुल्क है सर। अच्छा, उसके अंदर जो है ना 18,000 आबादी है और वहाँ पे 430 जहाज़ हैं उनके, बहरी जहाज़। अब ये है क्या चक्कर? क्या चक्कर ये होता है कि कोई भी जो शिप है ना सर, वो किसी मुल्क के फ्लैग के बगैर वो ट्रैवल नहीं कर सकता इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर। और ये जो मालकान है ना जहाज़ों के, इन्होंने छोटे मुल्कों के अंदर जाके इसको रजिस्टर करवा लेते हैं और उसके बाद ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं। पनामा में सबसे ज़्यादा इसलिए है कि कोलन एक उसका शहर है जिसको फ्री सिटी कहते हैं, वो फ्री ट्रेड सिटी है, फ्री टैक्स जोन है। ये जितनी जो पनामा पेपर्स के अंदर जितनी कंपनीज है सारी की सारी वहाँ पर रजिस्टर होती है। वहाँ पर आप कोई भी जाकर चीज़ रजिस्टर करवा सकते हैं, गवर्नमेंट वहाँ से आपसे पूछेगी नहीं। अच्छा, वहाँ पे ये सारे रजिस्टर्ड हो जाते हैं, फिर ऑफशोर कंपनीज होती हैं। अब उसके पीछे मालकान कौन है किसी को कुछ पता नहीं होता, और वो बगैर मालकान के ऑफशोर के हवाले से यही बात तो सामने आती है कि ऑफशोर में जो रियल बेनिफिशियरी है या रियल ओनर है उसका नहीं पता। अच्छा। वो तो कोई पनामा पेपर टाइप की चीज लीक हो तब आपको पता चलता है कि ये इसकी है। 6 जगहों पे कंपनियां रजिस्टर करवा के ना आगे उन्होंने शिप लिया होता है और छोटे मुल्क के अंदर रजिस्टर्ड करवा के उसका झंडा लगाया होता है। अब उसका उनको फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि फ़र्ज़ करें शिप डूब गया है तो मालिक तक तो बंदा पहुँच ही नहीं सकेगा, ना कोई अदालत उसको पकड़ सकेगी। और इसी तरह जैसे ये पाकिस्तानी है ना, वहाँ पे इंडोनेशियन वो फंसे हुए हैं ना, अब मालिक गायब है। ये तो मालिक की जिम्मेदारी है ना, अपना शिप छुड़वाए, वो उनसे $3 मिलियन दे उनको, या किसी गवर्नमेंट को एक्टिव करे और वहाँ से उनको छुड़वा दे। अब वो मालिक तक इनकी रसाई नहीं, मालिक गायब हो जाता दरमियान में। और किसी जगह पे अगर फ़र्ज़ करें जहाज़ के अंदर तेल होता है, वो तेल फैल जाता है, उसको साफ़ करने के लिए $1 बिलियन चाहिए आपको। अब मालिक ही नहीं है तो कौन पकड़ेगा आपको? तो इन्होंने एक फ्रॉड, एक इंटरनेशनल स्कैम है और उसकी वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। अब ये देखें, ये जो लोग
लोग होते हैं क्या करते हैं, अपने जो मुलाजमीन हैं उनके लीगल पेपर्स रख लेते हैं अपने पास, उनको समंदर के हवाले कर देते हैं और वो बेचारे इसी तरह पड़े होते हैं जैसे पाकिस्तानी वहाँ पे पड़े हुए, इंडोनेशियन वहाँ पे पड़े हुए हैं, मालिक तक रसाई कोई नहीं है, और जो मालिक जिस मालिक तक हमारी गवर्नमेंट पहुँची है उसका सिर्फ तेल है उसके अंदर, वो सिर्फ तेल वो मंगवाया उसने, बाकी जहाज़ जो वहाँ पे फंसा हुआ है। और ये हमेशा इसी तरह होता है। अब देखिए तकरीबन 10,000 के करीब जो लोग थे वो आबना हुरमुज़ के अंदर फंसे रहे। अब कोई जो कंपनी थी शिपिंग कंपनी वो एक्टिव ही नहीं हुई। क्यों नहीं एक्टिव हुई? ये आप बात कर रहे हैं ना, एक और बात है, सोमालिया के जो पायरेट्स हैं ये बड़े अरसे से इनका नाम चल रहा था, लेकिन बीच में इनका कारोबार ठप होना शुरू हो गया था। नई जो चीज़ हुई ना वो आबना हुरमुज़, हाँ, और ईरान अमेरिका की वॉर, उन्होंने उनकी प्रॉफिटिंग में अचानक इजाफा कर दिया। अब रिसेंटली इसी पिछले महीने यूके की 3 जहाज वो इनके कंट्रोल में, हाँ सर, और फिर उन्होंने उनसे डिमांड की, यूके की कंपनियों की बात कर रहा हूँ, यूके के वेसल्स जो थे यूके फ्लैग्ड थे। हाँ सर, उसमें एक और चीज हुई, यूरोपियन यूनियन का एक है अटलांटा, ऑपरेशन अटलांटा, वो उसको कहते हैं नेवी, उसकी कहते हैं। नेवी ने एक जहाज छुड़वाया सोमालियन पायरेट से, बताएं वो जहाज कौन सा था? पता नहीं, ईरान फ्लैग जहाज। अच्छा ठीक ठीक, उसके अंदर उनका तेल होगा ना। ईरानियन को यूरोपियन यूनियन की ऑपरेशन अटलांटा ने छुड़वाया, तेल होगा ना उनका। और दूसरी बात इसमें एक और पहलू निकलता है कि ये सोमालियन जो है ना, इनका गठजोड़ होता जा रहा है, जो हौजीज के साथ, हाँ, उनके साथ होता जा रहा है। वो क्योंकि बिल्कुल करीब है ना उसके, ये हाँ, यमन जुड़ा हुआ है सोमालिया के साथ, यमन सामने है उसके दूसरी साइड पे, साथ ही साइड पे आगे चले जाएंगे तो अब ये जो गठजोड़ बनता जा रहा है ना, इट इज वेरी डेंजरस। अगर इसका कोई तोड़ ना निकला तो हम अपना जो पाकिस्तानियों के 10 पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, डर है कि वो आबना हुरमुज़ को जो अवॉइड कर रहे हैं ना, उसमें आबना हुरमुज़ को अवॉइड करके आप ये सोमालिया और ये यमन ये साइड से गुजरते हो ना, जहाँ पे सोमालियन पायरेट्स एक्टिव होते हैं, उसमें ऑपरेशनल कॉस्ट जो है ना वो बहरी जहाज की वो $1 मिलियन का फर्क पड़ गया। जाहिर, दूसरी बात यह है कि रेड सी करीब है, इधर से इंडियन ओशन करीब है, फिर वो जो अदन का सारा इलाका है वो इसके करीब है, तो यहाँ पे ज़्यादा इसीलिए होता है। छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उसके अंदर ये जहाज़ ले जाते हैं, उसके साथ डायनामाइट लगा देते हैं। जो इनके पास लोग होते हैं उनको भी इसी जगह पे रखते हैं कि जी हम मार देंगे, उड़ा देंगे। असॉल्ट राइफल और ग्रेनेड के बगैर ये सोमालियन पायरेट्स काम नहीं करते। दूसरा ये सारे मछेरे हैं, कश्तियां इनके पास है, इवन इनके पास जहाज है पूरे के पूरे। जो कश्ती की आपने बात की ना, वो इतने शार्प होते हैं कि जो जहाज आ रहा है बहरी जहाज जिसमें सारा लेटेस्ट इक्विपमेंट लगा होता है, उन्हें बाद में पता चलता है पायरेट्स पहले पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा है ना, और टेक्नोलॉजी इन्होंने ले ली हुई है, एक मसनूई टेक्नोलॉजी लेके। मेरा ख्याल है वैसे कराची के लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मेरा ख्याल है दिन रात एक करके इनको छुड़वाना चाहिए। पैसे बेशक गवर्नमेंट ना दे, लेकिन ये सफारती इन्फ्लुएंस अपना इस्तेमाल कर सकती है, सोमालिया के अंदर भी इस्तेमाल कर सकती है। वहाँ पे गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पे ग्रुप्स हैं और कबायली लड़ाइयाँ वहाँ पे चल रही हैं। अपनी गवर्नमेंट से जिस तरह की पाकिस्तान में हुकूमतें रही हैं, जो हमारा तजर्बा रहा है, आखिर हम जर्नलिस्ट एंकर हैं, जो तजर्बा हमारा रहा है, मेरे ख्याल में हमें इतनी उम्मीद नहीं करनी चाहिए हुकूमत। लेकिन फिर भी अगर देखें गवर्नमेंट गार्डियन है, वो गवर्नमेंट जो है ना वो इसलिए बनाई जाती है कि वो आपके लोगों की हिफाजत करे। अब अगर उसने अपने लोगों की हिफाजत नहीं करनी तो गवर्नमेंट की ज़रूरत क्या है फिर? अब देखें यहाँ पे कराची के कुछ लोग हैं, जो कराची में कुछ लोग हैं जो अपने तौर पर कोशिश करें। MKM ने कहा जी $2 मिलियन तो हम देने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी पोलिटिकल पार्टी से पैसे लेने चाहिए, आम आदमी से पैसे लेने चाहिए। पिछले दिनों कहा जी नहीं, मेरा ख्याल है 20-22 करोड़ का उन्होंने कहा जी हम इतने पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेने चाहिए, आम आदमी से लेने चाहिए। गवर्नमेंट जो है उसको ये एफर्ट करनी चाहिए, गवर्नमेंट का ये काम है। अब देखें ना, जैसे ब्रिटिश का आपने हवाला दिया, उनके अपने शहरी होंगे अंदर जिसके लिए उन्होंने इतनी एफर्ट की, उन्हें पता है एक शहरी मर गया हमारी गवर्नमेंट क्लास कर जाएगी। वो बिल्कुल डिफरेंट केस होता है। जो बाकी ममालिक होते हैं ना, बाहर के कुछ ममालिक हैं और ख़ासतौर पर यूके की तरह के ममालिक होते हैं, उनकी गवर्नमेंटें होती हैं, उनकी गवर्नमेंटें लोगों के लिए होती हैं, वो लोगों की तरफ देख रहे होते हैं, उन्हें पता है कि ये हमें पटक देंगे अगर हमने कोई ऐसा काम वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल।
बाय द ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। और ये यहाँ पे है गवर्नमेंट बाय द शहबाज शरीफ, ऑफ द शहबाज शरीफ, फॉर द शहबाज शरीफ। ये वैसे तकरीबन ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में हर ब्रेक जगह ले पे ये हो गया। और हम लोग कह सकते हैं बस जैसे आप कह रहे हैं, प्राइम हम मिनिस्टर लोग कह साहब जो ना सकते हैं। 18 घंटे काम करते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आधा घंटा इन मजलूम पाकिस्तानियों का भी कर लें। ये भी आपके शायरी हैं, दुआएं देंगे। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद क्रिकेट का जनाजा निकल गया। मेरा और स्टार साहब का एक ही मुतालबा है, पाकिस्तान में क्रिकेट के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है, लोगों को एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी हो रहा है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हजरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मेरा एक मुतालबा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसने लोगों को ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना दिया हुआ है। पाकिस्तान शायद की बात कर रहा हूँ, दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जिसमें 70% आबादी जो है वो हाइपरटेंशन की मरीज़ है और गोलियाँ खा रही है। उसकी बुनियादी वजह क्रिकेट भी है कि जब आप क्रिकेट का जनाजा देखेंगे टीवी के ऊपर, तो या तो आप टीवी तोड़ेंगे या अपना सर फाड़ेंगे। तो ये जो इंग्लैंड के अंदर हुआ है, वैसे स्टार साहब को हैरान कुन वाक़या है। जो टेलीग्राफ ने लिखा है, उसने कहा जी 50 साल की बदतरीन टीम ये उन्होंने भेजी यहाँ पे, और पहली मरतबा क्रिकेट की हिस्ट्री में हुआ है कि 2 बॉलर को बॉल काट के उन्होंने दे दी। मेरा ख्याल है इन्हें बल्ला भी काट के दे देना चाहिए और सारी टीम इन्हें वहाँ रखनी चाहिए इंग्लैंड में। खबरदार जो इनमें से कोई शख्स पाकिस्तान आया। नहीं, एक तो देखें कि हमारे हालात अदरवाइज भी सियासी तौर पे, मईशत के हवाले से, मतलब बाकी बहुत सारे हवाले हैं, उसमें हम लोग इस वक्त ठीक नहीं जा रहे। एक रह दे कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ होती है जिससे लोग उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं, टीवी के सामने बैठ जाते हैं, कुछ सुन रहे होते हैं, मोबाइल से सुन रहे होते हैं या किसी और जगह से सुन रहे होते हैं, वो कोई ना कोई उम्मीद लगाते हैं कि शायद यहाँ से कोई खुशी की आमद हो जाए। जब वहाँ से खुशी की आमद नहीं होती तो सियासी तौर पे जो प्रेशर होता है मईशत के हवाले से उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। देखिए, हार और जीत जो होते हैं ना अलग चीज़ है, लेकिन एफर्ट तो नजर आए ना। यहाँ इंग्लैंड एक बैटिंग किए बगैर ही 113 103 स्कोर उसके ज्यादा है। हाथ है यार, घुड़दौड़ जो होती है ना, वो कहते हैं नेक एंड नेक, नेक टू नेक। वो जो जब घोड़े इस तरह से हो रहे हो तो कह रहे हैं फाइट हो रही है, उसमें चाहे आपका हार गया, लेकिन वो कहता फाइट हुई है, उसको कहते हैं नेक टू नेक, नेक एंड नेक। सर आपने घोड़े का जिक्र किया ना, इंसान को बिलखसूस पाकिस्तानियों को घोड़े से एक चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए। सर घोड़े का कमाल ये होता है जब वो भागता है ना, मर जाता है लेकिन रुकता नहीं। वो कहता है मौत के अलावा कोई ये हमारे खिलाड़ी भागे हैं, जीत और मौत के अलावा घोड़े के पास ऑप्शन कोई नहीं होता। नहीं, हमारे खिलाड़ी भागते रहे सर नहीं भागे ना, नहीं भागे सर, नहीं भागे, घोड़े की तरह भाग ही लेते हैं ना सर। मैदान से तो भाग गए सर, हम हार होती है इज्जत के साथ, मैदान से तो भाग गए, बेइज्जती के साथ हार है यार। साहब वैसे मेरा खुद मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब का जो डॉक्टर था उसके पास इलाज के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ तक बात पहुंची। नहीं, मैं यकीन से कह सकता हूँ और कोई इलाज नहीं होगा, जाओ। उन्हें कहना सर मैं खुद मरीज हूँ इसका, मैं कोई डॉक्टर ढूंढ रहा हूँ, आप मेरे पास आए हैं जावेद चौधरी साहब, क्रिकेट के हवाले से आप मेरे पास आए हैं, मुझे खुद एक डॉक्टर की जरूरत है। अब देखें ना, मोहसिन नकवी साहब है ना सर, मोहसिन नकवी साहब जो है क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है, या तो उनके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि उनका मैक्सिमम टाइम तो ईरान के अंदर ज़ाया हो जाता है या खर्च हो जाता है या इस्तेमाल हो जाता है, क्रिकेट को टाइम नहीं दे पाते। अच्छा, तो कम से कम अच्छा है कि किसी और को, नजम सेठी साहब को दौर बड़ा जबरदस्त। नहीं, एक और बात बताऊं, नजम सेठी साहब भी हमारे कुलीग रहे हैं, मेरे कुलीग रहे हैं। मेरी किताब जो डार्क टावर ऑफ अकाउंटेबिलिटी थी उस पर उन्होंने प्रीव्यू भी लिखा था। ठीक। नजम सेठी साहब ने अपने दौर में जब वो चेयरमैन थे, वो एक बात की थी, मैंने किसी अपने शो में कह दी, नजम हंसते रहे, मुझे फ़ोन किया, हंसते रहे। वो किसी ने पूछा आपने खुद कभी क्रिकेट खेली है, तो नजम सेठी साहब क्या कहते हैं, नहीं खेली, मैं रिसर्च में खेलता था। हाँ। देखिए सर, ज़रूरी नहीं है, मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ के एक्सपर्ट हो। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आप अगर एक्सपर्ट हो ना तो आपके अंदर मैनेजमेंट एबिलिटी नहीं होती। मैनेजर्स डिफरेंट होते हैं। जो काम मैं नहीं ना कर सकता, मैं से मुराद हर कोई, लेकिन सर जो काम मैं नहीं कर सकता मुझे कह देना चाहिए भाई ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूँ। मैनेजमेंट है ना सर। लेकिन देखिए PSL उन्होंने पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट की, नजम सेठी का दौर कंपैरेटिवली बेहतर था, और एक वक्त था कि पाकिस्तान का जो मोहसिन नकवी साहब ने अप्रिशिएट किया, मोहसिन नकवी साहब ने बाकायदा तकरीर फंक्शन मुनक्कद किया, उसमें उन्होंने कहा कि नजम सेठी है जिसने PSL शुरू किया, इसमें कोई शक नहीं, और उसका ब्रेन चाइल्ड है, उसने अपने दौर में कामयाब था, क्रिकेट जी बेहतर होती जा रही थी। लेकिन जो ये इमरान खान साहब आए, बेड़ा गर्क हुआ। उसके बाद जो मोहसिन नकवी साहब आए ना, कब्र में चली गई क्रिकेट।
अब देखें ये इमरान जो खान ने हमारा वैसे सलमान अली आगा हमारा कैप्टन है, मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए इस नहीं, वक्त। वैसे इमरान खान ने तो जो 2 चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रखे वो दोनों क्रिकेट के साथ उनका ताल्लुक हाँ, था, एक क्रिकेटर था मानी ना? थी हाँ, क्रिकेटर तो एक राजा सी। हाँ। अब ये दोनों का क्रिकेट के साथ ताल्लुक होने के बावजूद क्रिकेट डंप। सर मैनेजमेंट अलग चीज़ है ना, एक मैनेजमेंट एक अलग चीज़ होती है, आपका एक्सपर्ट होना और चीज़ होती है। मसला फ़र्ज़ करें कि जितने लोग जहाज़ बनाते हैं, जो जहाज़ के इंजीनियर होते हैं, क्या वो पायलट होते हैं? नहीं होता। पायलट एक डिफरेंट चीज़ होती है, कम्प्लीटली एक मैनेजमेंट मुख्तलिफ। और दूसरा जो उस एयरलाइन का चेयरमैन होता है, जो एयरलाइन पूरी एयरलाइन चला रहा होता है, जिसके अंदर मसला फ़र्ज़ करें कि जो गल्फ़ की एयरलाइंस है, हज़ार उनके पास जहाज़ है, उनमें जो उसका मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है या उनका CEO, उसको तो जहाज़ उड़ाना नहीं आता। मैनेजमेंट एक डिफरेंट चीज़ होती है सर। लेकिन एक बात आपको है गुड ना, मैनेजर चाहिए होता है। नहीं, एक बात है, मुझे तो पता होना चाहिए कि यार मैं मोबाइल को जानता हूँ कि नहीं जानता। मैं अपने बच्चों से मदद ले रहा होता हूँ कि यार ये देखना ज़रा ये कुछ हुआ है, वो बगैर देखे मोबाइल को टीवी देख रहे होते हैं, वो ऐसी उंगली मारते हैं, मोबाइल ठीक हो जाता है। कम से कम मतलब ये तो पता होना चाहिए ना कि क्रिकेट जो है उसके अंदर स्कोर होता है, गोल नहीं होता। इतना फर्क होना चलो अब आप गोल की तरफ नहीं जा रहे, मैं गोल की बात समझ के ना कल आपको जवाब दूंगा, मुझे गोल की बात समझ नहीं आई। अच्छा एक स्टोरी है, वो अब पता नहीं है दुरुस्त है या गलत है, लेकिन मशहूर है, जो कुछ चीज़ें होती हैं मशहूर हो जाती हैं। वो जो हिटलर था ना, उसके बारे में ये चीज़ मशहूर हो गई थी कि उसके ज़माने में एक मैच हुआ, हुई चीज़ मैंने भी सुनी है, लेकिन फैक्ट पता नहीं फैक्ट है कि नहीं है, वो तो मैं ओपन कह रहा हूँ ना जी, कि अब वो स्टेडियम के अंदर उसने क्रिकेट मैच देखा, वो सारा दिन जो ना गेंदें रगड़ते रहे। एक बंदा गेंद जाता है और रगड़ना शुरू करता है, जाता है क्रीज तक, वहाँ से दौड़ के आता है, फिर उसे याद आता है सही तरह नहीं रगड़ी गई, और फिर वो रगड़ना शुरू करता है, फिर वापस जाता है। तो उसके बाद वो तंग आ गया, उसने कहा ये कौन सी गेम है यार, इस तरह करके उसने पाबंदी लगा दी और पकोल कुछ लोगों के फांसी दे दी सबको, आगे तक लोग बताते हैं, मार दिया उसने सारी टीम का। खबरदार इसके बाद मिजाज यहाँ पे जिस तबीयत का था, हिटलर जिस मिजाज और जिस तबीयत का था, अगर ये झूठी कहानी भी है तो कई लोगों ने मान ली होगी। हाँ, लेकिन वाकई जर्मनी में कभी भी क्रिकेट टीम बनी नहीं उसके बाद। अब इसलिए यही वजह है कि यूरोप जो ना, अब आपको पता है सब कॉन्टिनेंट या जहाँ जहाँ गोरा रहा है वहाँ क्रिकेट क्यों है, क्योंकि क्रिकेट को एक लेजी गेम कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि अब देखें ना जी, एक आदमी जा रहा है बाउंड्री की तरफ, वहाँ पर बॉल को रगड़ता चला जा रहा है, बैठे हुए हैं। उसके मुकाबले में जो फुटबॉल है, कंप्लीट फिटनेस चाहिए होती है आपको, यानी एक खिलाड़ी वैसा नहीं है जो 40 मिनट या 50 मिनट आराम से खड़ा हो सके। अब क्योंकि हम कम्प्लीटली फिट लोग नहीं हैं, हमें ये सूट करता है। जो सब आपकी इस बात से याद आ गया कि जहाँ जहाँ पे गोरा रहा, जहाँ पे ब्रिटिश आया, वहाँ पे क्रिकेट हुई। सब कॉन्टिनेंट में गोरों के बाद सबसे पहले जिन्होंने क्रिकेट खेली, ना वो हिंदू थे ना मुसलमान थे, वो पारसी थे। पारसी, अच्छा। पारसियों ने गोरों को हरा दिया था। अच्छा, वजह क्या थी उसकी? अब वजह का जो है ना, नहीं मैं हफ्ते वाले दिन शो है, अभी बताऊंगा। नहीं वफ्ते वाले दिन वजह बताओ। उसकी वजह यह है कि पारसी तालीम के लिए इंग्लैंड जाते थे, और इंग्लैंड के अंदर हर कॉलेज के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर क्रिकेट मैंडेटरी थी। ये उसकी वजह से। बहरहाल अल्लाह हाफिज़, एंड कल मुलाकात होगी दोबारा।